हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को, जिसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को लेंगे। उसमें हमारा चैप्टर का जो आज डिस्कशन होगा, जिस चैप्टर का डिस्कशन होगा फिजिक्स से फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और क्वेश्चंस लेंगे हम लोग 2013 से लेकर 2018 तक। ऑलरेडी हमने 2013 के जो क्वेश्चंस हैं पूछे गए उसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है वक्त को बचाने के लिए। और 2014 में क्वेश्चंस नहीं पूछा है, फिर 2015 में पूछा। और 2015 में साइंस और डिप्लोमा का अलग हुआ है, 2016 में साइंस और डिप्लोमा का अलग हुआ है। देखते हैं, जैसा भी है उसको हम करेंगे। तो 2013 का जो पहला क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इजी है, कह रहा है द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड। स्टेट ऑफ मोशन की अगर हम बात करें बच्चों, जब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मोशन की, तो यहाँ पे उस मोशन में जो बॉडी का मोशन होता है उस इंस्टेंट में उसकी स्पीड क्या होती है और उसका डायरेक्शन क्या होता है, इसकी बात करते हैं। तो अगर दोनों को मिला दें तो एक्चुअली हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो जब हम बात करते हैं मोशन की तो एक्चुअली बात करते हैं वेलोसिटी की। सिंपल सी बात है। जब बात करते हैं मोशन की तब बात करते हैं वेलोसिटी की। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वैसे बात ऐसी भी समझ आती है कि कोई भी बॉडी अपने चेंज का विरोध करती है, अपने चेंज को रेसिस्ट करती है। तो मोशन में क्या क्या चीज़ें हैं? स्पीड और डायरेक्शन। तो बॉडी की जो स्पीड होती है और डायरेक्शन होती है, वो चेंज अगर करना है तो हमें एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना होता है। अब ये क्या बात है? न्यूटन ने सेकंड लॉ में बताया कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, ये एफ क्या है हमारा? नेट एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल इंटरनल क्या है? जैसे मैं इस पूरे सिस्टम को एक सिस्टम मानूं तो इसमें अंदर में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं एक दूसरे पर, वो इंटरनल फोर्सेस हैं। लेकिन अगर इस दो कलम को हम अलग अलग माने तो एक कलम दूसरे कलम पर जो फोर्स लगा रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर है वो होता है मोमेंटम का चेंज बटे टाइम का लगना। तो मोमेंटम का चेंज को जब टाइम के लगने से डिवाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स को हम जीरो कर दें तो जो डेल्टा पी होगा मोमेंटम का चेंज, जिसको बोलते हैं, वो जीरो होगा। मतलब जो फाइनल मोमेंटम होगा वही इनिशियल मोमेंटम होगा, तभी तो चेंज जीरो होगा। ये चेंज इन मोमेंटम है। पी स्टैंड्स फॉर मोमेंटम। पता है आपको मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, और मोमेंटम किस पे डिपेंड किया? वेलोसिटी पे। तो कुछ केसेस में मासेस भी बदलता है। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल कम होते जाता है, वो बर्न होता है, जिसकी वजह से मास कम होता है। हम अभी मानते हैं कि मास कांस्टेंट है, तो मास इंटू वेलोसिटी फाइनल बराबर मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल। मास हमारा कैंसिल हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी। मतलब मोशन का स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। कब? जब नेट एक्सटर्नल फोर्स हमने क्या किया? जीरो किया। ये जो अपने आप वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, किसकी वजह से? नेट एक्सटर्नल फोर्स को जीरो करने से। और नेट एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो होता है उसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस्ड फोर्स। कौन सा फोर्स? तो बैलेंस्ड फोर्स जब होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, तब मोमेंटम, या आप कहें कि मास जब कांस्टेंट हो, जब हम इसको मास को काट सकते हैं, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। मतलब मोशन का जो कंडीशन है, स्टेट है, दैट विल नॉट चेंज अगर क्या हो? नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। ये जो अपने आप चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये जीरो होने से चेंज नहीं होगा। नेट फोर्स अगर जीरो है तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, और मास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। जो वेलोसिटी अपने आप चेंज नहीं होती है, इस नेचुरल प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग, टेंडेंसी को बोलते हैं इनर्शिया। और जिसका जितना ज्यादा मास होता है उसका उतना ज्यादा इनर्शिया होता है। ठीक है, ये बात अगर आपको नहीं समझ आए तो आप ये समझ जाएं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो होता है तो बॉडी अपने आप अपने वेलोसिटी के, मतलब मोशन के कंडीशन को बदल नहीं पाता है। मतलब स्पीड भी नहीं बदल पाता है और डायरेक्शन भी नहीं बदल पाता है। अगर स्पीड या डायरेक्शन या दोनों बदलना हो तो आपको नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अपने आप जो ये चेंज नहीं करने की जो टेंडेंसी है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। और जितना ज्यादा बॉडी का मास होता है उतना ज्यादा इनर्शिया होता है। आप कहेंगे सर हम साइकिल चला रहे थे, बाइक चला रहे थे, बाइक में अगर या साइकिल में हम पैडल मारना छोड़ दिए तो अपने आप रुक जाती है। एक्चुअली नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। किधर लग रहा है? जिधर गाड़ी जाती है उसके ऑपोजिट में। कौन सा फोर्स? उसका नाम है फ्रिक्शन। बात समझ आ रही है? तो जब नेट एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो बॉडी की स्पीड बढ़ सकती है, बॉडी की स्पीड घट सकती है, बॉडी की स्पीड एक्चुअली चेंज हो सकती है, या डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या दोनों एक साथ चेंज हो सकती है। ये अपने आप चेंज नहीं होती है। अपने आप चेंज नहीं होने की जो टेंडेंसी है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। और जिसका जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। तो हम कहेंगे मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। और मास का ऐसा यूनिट आपको पता है, किलोग्राम है। तो इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इनर्शिया के लिए जो मेजरमेंट, इनर्शिया जिससे मेजर होता है उसका नाम है हमारा मास। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। और ये क्या हमारा
ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो नेट फोर्स में हमने क्या पुट किया, जीरो, तो मोमेंटम का चेंज जीरो हुआ, मतलब फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर हुआ। और अगर मास अगर दो सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, तो मासेस को हम काट सकते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी। ये चेंज नहीं हुआ किसकी वजह से, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने की वजह से। मतलब अगर चेंज करना है तो यहाँ पे नॉन जीरो करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये भी नॉन जीरो होगा, ये भी नॉट इक्वल होगा, ये भी नॉट इक्वल होगा। क्लियर है। तो जब आपको स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव लाना हो, दैट इज स्पीड या डायरेक्शन या दोनों बदलना हो, तो आपको मतलब वेलोसिटी बदलना हो, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स को नॉन जीरो करना पड़ेगा, दैट इज अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। चलिए समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, द बॉल कम्स टू रेस्ट, द बॉल कम्स टू स्टॉप बिकॉज। देखिए फोर्स का फॉर्मूला में अभी मैंने बताया, चेंज इन मोमेंटम बटे टाइम का लगना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी बटे टाइम का लगना। मास तो कांस्टेंट हमने कंसीडर किया है, वैसे होता नहीं है लेकिन कंसीडर किया है। यहाँ क्या होगा, वेलोसिटी का चेंज बटे टाइम का लगना। तो मास वेलोसिटी का चेंज मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, या वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिख सकते हैं, बटे डेल्टा टी मतलब टाइम का लगना, इसको टी ही मान लेते हैं जो टाइम लगा, है ना। तो कह रहा है ये रोल कर रहा था और जिसकी वजह से वो रुक गया आके, ठीक है ना। ये रुकने का रीजन क्या हुआ होगा कि जब कोई चीज, जैसे मैं इस कलम की बात करूं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अर्थ किधर फोर्स लगा रही है, नीचे। जब मैं इसको ऊपर फेंकता हूं तो हवा को तो इग्नोर करता हूं, उसका जो फोर्स लगना होता है वो काफी कम होता है। तो जब मैं ऊपर फेंका तो नेट एक्सटर्नल फोर्स किधर है, नीचे की तरफ। जा किधर रहा है, ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर जा रहा होता है तो इसकी स्पीड घटते 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 फाइनली क्या हो जाती है, जीरो। इसका मतलब नीचे लग रहा है फोर्स और मोशन किधर हो रहा है, ऊपर। तो आप एक लॉ भी याद रख लें कि जब जब मोशन के विरुद्ध नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा, मतलब मोशन जिस डायरेक्शन में होगा उसके ऑपोजिट में नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा, तो स्पीड घटते 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 फाइनली जीरो हो जाएगी। तो और अगर जैसे ऊपर गया, ऊपर से जब नीचे आ रहा होता है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, और आ भी किधर रहा है, नीचे। दैट मींस स्पीड इसकी इंक्रीज होगी। तो स्पीड कब इंक्रीज होगी, जब मोशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा। स्पीड कब डिक्रीज होगी, जब मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा। तो जब कोई बॉल रोल करता है ग्राउंड में, लेवल ग्राउंड में, तो फ्रिक्शन उसका अपोज करती है। जा तो इधर रही है लेकिन फ्रिक्शन उसके अपोजिट लग रहा है, जिसकी वजह से उसका स्पीड घटते 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 फाइनली जीरो हो जाती है। तो यहां पहला बोला द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, कोई साइंटिफिक रीजन ही नहीं दिया है। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल ऑपोजिंग द मोशन, यही सही है। तीसरा ऑप्शन है द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है मास, अभी आया ना ये v माइनस यू बाई टी की एक्सेलरेशन। तो फोर्स एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है या वेलोसिटी के चेंज के रेट के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल नहीं है। तो ये बात गलत है। देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स, अरे फोर्स तो अनबैलेंस्ड फोर्स है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ नेट लग रहा है तभी तो उसकी स्पीड में बदलाव आ रहा है। तो ये बात ही गलत है, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, बैलेंस्ड अनबैलेंस, देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स कह रहा है, मतलब बैलेंस फोर्स लग रहा है। बैलेंस फोर्स मतलब नेट फोर्स जीरो, बट यहाँ नेट फोर्स जीरो नहीं है। नेट फोर्स जीरो नहीं होने की वजह से तो स्पीड चेंज हो रहा है, तो ये भी बात गलत है। यहाँ लिखता है देयर इज अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट, ये चल सकता है, ठीक है। चलिए दो क्वेश्चंस थे, दोनों इजी थे, बिल्कुल एकदम थियोरेटिकल, कोई मैथमेटिकल पार्ट इसमें था नहीं, है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, वो एक फॉर्मूला कहाँ से आया, न्यूटन के सेकंड लॉ से, ओके। और वहीं से इनर्शिया की बात हमने कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इट सेलर जंप्स फ्रॉम अ बोट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आई एम सॉरी वो नहीं है क्वेश्चन, 2015 का साइंस क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, which of the following has more inertia। आप कहेंगे सर कहाँ से क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मेरे पास एक बुक है, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कहीं, लेकिन तब भी MTG की किताब है मेरे पास। देखिए ये वाली किताब, ये नई किताब शायद इस बार ही आई है, तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ, पीछे से क्वेश्चंस को लिया हूँ, ठीक है। विच द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया, मतलब वो जो चैप्टर वाइज सोल्यूशन है उस फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में जो क्वेश्चन उसके पीछे से मैं ले रहा हूँ, मतलब 21 लास्ट है इस क्वेश्चन का, तो 21 हो गया, 20 हो गया, अब 19 में आए, है ना। तो क्वेश्चन विच द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया इफ देयर साइज इज सेम, मतलब वॉल्यूम सेम कह रहा है ना, किसका ज़्यादा इनर्शिया होगा। और रबर बॉल, ये सब सारे NCERT के क्वेश्चन हैं, देख लीजिएगा, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। स्टोन बॉल C, अ प्लास्टिक बॉल D, एन आयरन बॉल। अब आप आराम से कह सकते हैं
कि सेम साइज अगर सेम वॉल्यूम है तो रबर, स्टोन, प्लास्टिक और आयरन में सबसे ज़्यादा मास किसका होगा? आयरन का। तो आयरन का मास चूंकि सबसे ज़्यादा है, मोर मास मोर इनर्शिया, ज़्यादा मास होने से ज़्यादा इनर्शिया होती है। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन। 2015 का साइंस हो गया। अब 2015 का डिप्लोमा का क्वेश्चन देखते हैं कितना आसान है। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोमेंटम ऑफ an object of mass m moving with velocity v is, ऑप्शन है। कितना आसान क्वेश्चन, आप बताइए, हंसी आ रही है। एम वी का होल स्क्वायर, एम वी स्क्वायर, इसके बाद एम वी, और तीसरा है हाफ एम वी स्क्वायर। मोमेंटम का फार्मूला सिंपली सबको पता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ये कुछ हुआ ही नहीं, ये भी कुछ हुआ नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। ठीक है, बहुत आसान है ना। तो 2015 का डिप्लोमा में काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 2015 का डिप्लोमा में और एक क्वेश्चन है, ये लिख दे रहे हैं। तो काफ़ी थियोरेटिकल क्वेश्चन हैं। व्हेन अ सेलर जम्प्स फ्रॉम a boat in forward direction, the direction of boat will be number A forward, number B backward, number C twisted, D none of the above। अभी क्या चीज़ है, एक तो हम न्यूटन के थर्ड लॉ को समझें तो यहाँ से क्वेश्चन बन जा सकता है कि अगर हम बात करें कि जब नाव में हम लोग चलते हैं तो नाव पहले रुकेगा आके या रुकेगी, जो भी है ना। तो हम जब नाव पर फोर्स लगाते हैं, है ना, मैंने किस पर फोर्स लगाया? नाव पर। तो नाव भी हम पर किधर लगाया फोर्स? आगे की तरफ। एक्चुअली हम नाव को पीछे की तरफ धकेलते हैं, तब हम नाव से हम उतरते होते हैं। ये हमें फील नहीं होता है, एक्चुअली ऐसा हो रहा होता है। ठीक है, समझते हैं। अगर ऐसे ही थोड़ा समझ आए तो बात यह है कि नाव को हम जब कूद रहे होते हैं, तो नाव से जब हम कूद रहे होते हैं तो कैसे आगे गए होंगे? इसका मतलब नाव ने हमको धक्का दिया होगा, तो हमने भी तो नाव को धक्का दिया होगा। ये एक साथ हो रहा होता है। जैसे मैं किसी को तमाचा मारूं, तो मैं जब तमाचा मार रहा होता हूं तो वो भी हमको गाल से हाथ में मार रहा होता है, और ये दोनों एक साथ हो रहा होता है। तो ये बात अगर आपको फील आए तो अच्छी बात है, लेकिन और भी तरीका है हमको समझाने का। पहले ये समझ जाओ कि जब नाव से हम उतर रहे होते हैं तो एक्चुअली नाव को हम पीछे धक्का देते हैं। तो नाव हमको धक्का दिया, हमने नाव को धक्का दिया, दोनों साथ में प्रोसेस होता है। तो हमको जो नाव जो हमको धक्का दे रहा है, तो हम रेस से मोशन में आगे चले जा रहे हैं, और हम नाव को धक्का पीछे की तरफ दे रहे हैं, तो जिससे नाव पीछे की तरफ चला जा रहा है रेस से मोशन में। नाव का मास थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन कम होता है। हमारा मास थोड़ा कम होता है, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये समझ पाएंगे आप। जैसे हम बताएं, ये अर्थ और पेन के बीच का जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अर्थ जितना फोर्स मार्कर पर लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उतना ही फोर्स मार्कर भी किस पर लगाता है? अर्थ पर। फोर्स दोनों का सेम है, पहले कोई नहीं लगाता है, दोनों साथ में लगाता है। अर्थ जितना फोर्स लगाया मार्कर पर, उतना ही फोर्स मार्कर भी अर्थ पर लगाया। इसी को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। लेकिन फोर्स का वैल्यू सेम है, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। लेकिन अर्थ का मास चूंकि काफी ज्यादा है तो अर्थ का एक्सेलरेशन काफी कम है, और मार्कर का मास काफी कम है तो मार्कर का एक्सेलरेशन ज्यादा है। जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम। बट फोर्स दोनों में सेम होगा। जितना फोर्स ए बी पर लगाएगा उतना ही फोर्स बी भी ए पर लगाएगा। यही है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इससे पता चला हमको अगर आगे फोर्स लगा तो नाव पर फोर्स किधर लगेगा? पीछे। दैट इज ये होगा बैकवर्ड मोशन हो जाएगा। क्योंकि दोनों रेस्ट में था तो हम आगे गए रेस्ट से मोशन में, तो ये पीछे जाएगा। अब इस बात को थोड़ा सा और समझते हैं मोमेंटम के कंजर्वेशन से, अगर ये बात कम समझ आई। हम कह रहे हैं कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, ए और बी। इसको बोलते हैं फोर्स ऑन ए बाई बी, उसी तरह फोर्स ऑन बी बाई ए। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होता है बट बराबर होते हैं। माइनस लगा दी। ये बात आपको समझ आई?
फोर्स ऑन ए बाई बी बराबर फोर्स ऑन बी बाई ए। जितना फोर्स ए बी पर लगाता है उतना फोर्स बी भी ए पर लगाता है, साथ में लगाता है, नेचर सेम होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। तो ए पर अगर फोर्स लगेगा तो मोमेंटम का चेंज बटे टाइम टेकन किसका होगा, ये ए का होगा। यहाँ पे भी मोमेंटम का चेंज बटे टाइम टेकन किसका होगा, बी का होगा, और यहाँ माइनस लग जाएगा। टाइम टेकन तो दोनों के लिए सेम होगा। मोमेंटम का चेंज मतलब मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, ये किसका, ए का, यहाँ किसका, ए का, यहाँ माइनस मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल किसका, यहाँ बी का, यहाँ पे भी बी का, माइनस माइनस प्लस। तो मोमेंटम फाइनल ए का, देखिए मोमेंटम फाइनल बी का माइनस मोमेंटम फाइनल इस पार आएगा तो क्या होगा, प्लस मोमेंटम फाइनल किसका, बी का, यहाँ माइनस माइनस प्लस मोमेंटम इनिशियल माइनस उस पार जाएगा तो प्लस मोमेंटम इनिशियल ए का माइनस प्लस मोमेंटम इनिशियल किसका, बी का। मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि सिस्टम में ए ने बी पर फोर्स लगाया, बी ने ए पर लगाया, और कोई फोर्स बाहर से नहीं है, इंटरनल फोर्सेज हैं। अगर ए और बी को अलग माने तो ए और बी पर जो फोर्स लगेगा वो एक्सटर्नल होगा, लेकिन ए बी को एक सिस्टम माने तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पर कोई तीसरा फोर्स नहीं लग रहा। ए बी पर लगा रहा है, बी ए पर लगा रहा है, मतलब ए उस पर वो इस पर, तीसरा फोर्स की बात हम नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं ए ने बी पर लगाया, बी ने ए पर लगाया, और ए और बी को एक सिस्टम मान लिया, तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, बाहर से कोई फोर्स नहीं है। तो फाइनली जो मोमेंटम्स का सम है, मोमेंटा है, और इनिशियली जो मोमेंटम का सम है आपस में बराबर है, मतलब मोमेंटम कंजर्व रहा, मोमेंटम चेंज नहीं हुआ क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इस सिस्टम में सेलर जंप कर रहा है किससे, बोट से। तो सेलर और बोट दोनों मिलकर एक सिस्टम था। अब सेलर ने बोट पर फोर्स लगाया तो बोट ने सेलर पर फोर्स लगाया, तीसरा कोई बॉडी यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है फोर्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकली तो अर्थ लगा रहा है नीचे, वो सब की बात नहीं कर रहे हैं। तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा पूरे सिस्टम का, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं। देखिए, तो बोट है और सेलर है, तो इनिशियल मोमेंटम किसका, बोट का, इनिशियल मोमेंटम किसका, सेलर का, फाइनल मोमेंटम किसका, बोट का, फाइनल मोमेंटम किसका, सेलर का। इनिशियली तो ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा क्योंकि रुका हुआ है, तो जीरो बराबर है ना, आगे के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया। फाइनल मोमेंटम बोट का, तो क्या होगा, मास बोट का और वेलोसिटी फाइनल किसका, बोट का, प्लस मास क्या होगा, सेलर का, प्लस वेलोसिटी सेलर का, है ना, वेलोसिटी फाइनल किसका, सेलर का। मास तो बदलेगा नहीं, मास को हम कांस्टेंट ही लेते हैं, जो भी बदलेगा उसको हम इग्नोर करेंगे, पसीना वसीना निकलेगा जो भी, उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम आगे कूदे, दैट इज वेलोसिटी फाइनल सेलर का आगे की तरफ मान रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, समझ रहे हैं, देखिए, माइनस एम बी वी फाइनल बोट बराबर एम एस वी। एक काम करते हैं, है ना, हमको निकालना है, इसको इस पार लेके आ जा रहे हैं, माइनस एम एस वी फाइनल सेलर बराबर एम बी वी फाइनल सेलर। तो क्या हो जाएगा, माइनस एम एस वी फाइनल सेलर बटे वी बटे मास किसका, बोट का, बराबर वेलोसिटी, क्या कर दिया, ये इस पार लेके आए बोट का, वी फाइनल यहाँ किसका, बोट का होगा, इसको इस पार लेके आए हम, सॉरी थोड़ी गलती हो जाती है। तो फाइनली जो मोमेंटम होगा, सॉरी वेलोसिटी होगा किसका, बोट का, वो कितना आया, इतना आया। समझ पा रहे हैं। इसमें देखिए, ये पॉजिटिव, मास तो पॉजिटिव होगा, नीचे का मास भी पॉजिटिव होगा, और ये वी फाइनल आगे की तरफ सेलर कूद रहा है तो वेलोसिटी आगे की तरफ पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव होगा, और पीछे माइनस लगा मतलब निगेटिव। दैट इज वेलोसिटी फाइनली जो बोट का आएगा वो निगेटिव आया, मतलब पीछे की तरफ आया, जो कि आगे को पॉजिटिव माने। तो आंसर क्या होगा, बैकवर्ड। या तो डायरेक्ट समझ जाए या जैसे आपकी मर्जी है, समझ गए। तो ये चीज़ थी। अब ये बात कितनी समझ आई, अगर मैथमेटिकली नहीं समझ आई तो आप फील करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रॉकेट विथ अ लिफ्ट ऑफ मास, 2016 का डिप्लोमा। अ रॉकेट विथ अ लिफ्ट of mass 20,000 kilogram is blasted with an initial acceleration of 5 meter per second square. What is the initial thrust? What is the initial
थ्रस्ट, एक्चुअली थ्रस्ट का मतलब फोर्स ऑफ द ब्लास्ट, ऑप्शन ए 2.96 10 पे पावर 3 न्यूटन, 2.96 10 पे पावर 4 न्यूटन, 2.96 10 पे पावर 5 न्यूटन और 2.96 10 पे पावर 6 न्यूटन। अच्छा क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है कि अ रॉकेट विथ अ लिफ्ट ऑफ मास 20,000 किलोग्राम, तो मास तो 20,000 किलोग्राम है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक बात मुझे बताएं, जैसे मेरे पास मान लेते हैं कि इतना भारी नहीं है लेकिन 1 किलोग्राम है मान लो, इस 1 किलोग्राम बॉडी को हमको पकड़ के रखने के लिए जितना फोर्स अर्थ नीचे की तरफ लगा रहा है उतना फोर्स तो हमें लगाना ही पड़ेगा ना, मतलब mg जो फोर्स है वो तो हमको लगाना ही है। इसके अलावा इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट करना है, कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब mg के अलावा, मतलब g के अलावा एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चाहिए। मतलब दो चीज़ें, एक तो इसको हम पकड़ के रखें है ना, या इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये दोनों ही केस में हमको एटलीस्ट mg फोर्स लगाना पड़ेगा। उतना नहीं लगा पाए तो ये हमको नीचे उतार देगा। बात समझ आ रही है? तो मिनिमम इसको पकड़ के रखने के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर लेके जाने के लिए हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg। एक्स्ट्रा क्या लगाना पड़ेगा? ma। दैट मीन्स जो हमें फोर्स चाहिए वो mg तो चाहिए ही, एक्स्ट्रा क्या चाहिए? ma। ये तो बैलेंस करने के लिए, बस काउंटर करने के लिए ग्रेविटेशनल पुल को, और एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन चाहिए, इतने के लिए हमें फोर्स ma एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो m इंटू क्या होगा? g प्लस ए। मास है हमारा 20,000, g है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 5 है, दैट इज 20,000 इंटू 9.5 14.8, दैट इज एक पॉइंट इससे उड़ा दे, 8 दूना 16 है 1 4 9, 290 से 10 पे पावर कितना? 3, दैट इज अगर 2.96 करें तो 100 से गुना करना पड़ेगा, 10 पे पावर 5 न्यूटन। तो ये आंसर होगा। समझ गए? mg काउंटर करने के लिए ग्रेविटेशनल पुल को, और एक्स्ट्रा ma चाहिए, तो इतना फोर्स हमें चाहिए इनिशियली, तब इसको हम ब्लास्ट कर पाएंगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का डिप्लोमा का और क्वेश्चन है क्या? हाँ है, 2016 का डिप्लोमा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों ही मैथमेटिकल क्वेश्चन है। A constant force of 12 Newton, a constant force of 12 Newton is exerted for 8 seconds on a 24 kilogram object initially at rest. The change in speed of this object will be option A 4 meter per second, option B 2 meter per second, option C 0.5 meter per second, option D 16 मीटर पर सेकेंड। 2016 में और एक क्वेश्चन है ना, कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चन है सब करेंगे, 2018 तक जाना है हमें। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन, या हम कहें मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, यही तो होता है एक्सेलरेशन। फोर्स हमारा कांस्टेंट लग रहा है 12 न्यूटन, वरना फिर कुछ और बात हो जाएगी। मास 24 किलोग्राम है। अब इनिशियली एट रेस्ट हो नहीं हो, ये तो वेलोसिटी का चेंज है, मतलब स्पीड का चेंज ही है ना। एक डायरेक्शन में चले, उस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव माने तो जो वेलोसिटी का चेंज होगा उसी को हम बोलेंगे स्पीड का चेंज। ओके, डोंट वरी फॉर दैट। तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का चेंज मतलब स्पीड का चेंज, टाइम टेकन कितना हो रहा है? 8 सेकेंड, है ना। तो ये हो जाएगा 8 तिया 24, 3 चौक 12, दैट इज वेलोसिटी का चेंज। स्पीड का चेंज कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। सिंपल। इनिशियल रेस में तो u 0 हो जाएगा, v जो होगा वही होगा स्पीड का चेंज। आंसर होगा 4 मीटर पर सेकंड। काफी आसान क्वेश्चन था ये, है ना। 2016 का डिप्लोमा ही है, फिर 2016 का पूछा ही नहीं है साइंस वाला में, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है। अरे नो, जो भी है, हो सकता है कि और भी क्वेश्चन हो, लेकिन इस बुक में जितना दिया होता है मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन, इफ अ बैलून इज रिलीज्ड, इफ अ बैलून इज रिलीज्ड आफ्टर ब्लोइंग इट अप, एक बैलून है उसमें कुछ हम डाले कोई गैस,
ऐसा गैस डाले, है ना, ठीक है, रिलीज आफ्टर ब्लोइंग इट अप इट फ्लाइज अवे, ऊपर चला जाता है, इट फ्लाइज अवे। दिस इलस्ट्रेट्स नंबर 1 न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और दूसरा बोला है न्यूटन्स सेकंड लॉ, तीसरा बोला न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ भी है क्या, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, तो 14 का अगर हम देखें इसमें सी लिखा है, देखिए अब यहाँ पे एक्चुअली बोला है जो बैलून है इसको रिलीज़ किया गया है, ब्लोइंग इट अप, इसका मीनिंग अंग्रेजी में क्या कहना चाह रहा है, शायद कि यही कहना चाह रहा है, आप मुझे डिटेल आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई थिंक इसमें कहना चाह रहा है कि ब्लोइंग इट अप का मतलब हो गया कि उसको रिलीज़ जब कर रहे हैं तो उससे जो हवा है उसको हम क्या कर ले रहे हैं, मतलब एक बैलून है उसमें हवा हमने भर दिया, उसके बाद उसको हमने क्या कर दिया, उससे हवा निकाल दिया, मतलब उसको ओपन कर दिया नीचे से, या कुछ सुई मार के थोड़ा सा उसको इंजेक्ट कर दिया जिससे उसे हवा निकलने लगी। जब हवा निकल रही होगी तो फोर्स किधर लग रहा है, किसके द्वारा, बैलून के द्वारा। किस पर लग रहा है बताइए, हवा पर, और बाहर की तरफ निकल रहा है, तो बैलून से जो हवा निकल रही है वो हवा किस पर फोर्स लगा रहा है, बैलून पर, जिससे बैलून किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। मतलब बैलून ने हवा पर फोर्स लगाया अंदर में जो है, और हवा ने किस पर फोर्स लगाया, बैलून पर, और इसको बोलते हैं हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ। सिंपल सी बात है, ठीक है। 13 नंबर मतलब 2017 में आ जाते हैं, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बैलून ने हवा पर फोर्स लगाया, हवा ने बैलून पर फोर्स लगाया, और यही होता है रॉकेट में भी। रॉकेट जब फ्यूल पर, मतलब वो जब बाहर आप देखते हैं पीछे की तरफ धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, वो फिर जो मतलब रॉकेट ने किस पर, फ्यूल पर फोर्स लगाया, तो फ्यूल ने किस पर फोर्स लगाया, रॉकेट पर, है ना। धुआं पीछे जाता है और धुआं की वजह से फिर रॉकेट आगे जा रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से, अरे न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से, न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है, 2017 में क्वेश्चन पूछा है, साइंस ही था, साइंस डिप्लोमा एक साथ हुआ था ना। अ मशीन गन हैज अ मास ऑफ 20 किलोग्राम, मशीन गन है जिसका मास 20 किलोग्राम है, इट फायर्स 35 ग्राम, इट फायर्स 35 ग्राम बुलेट्स एट द रेट, बुलेट्स, अच्छा क्वेश्चन है, एट द रेट ऑफ 400 बुलेट्स, ऑफ 400 बुलेट्स पर मिनट विथ अ स्पीड, पर मिनट with a speed of 400 meter per second. What force must be applied? What force must be applied to the gun to keep, to the gun to keep it in position? ऑप्शन है 93.3 न्यूटन्स, ऑप्शन बी है 933 न्यूटन्स, ऑप्शन सी है 9.33 न्यूटन्स, ऑप्शन डी है 9330 न्यूटन्स। चलिए जैसा भी है देखते हैं। एक मशीन गन है जो मास उसका 20 किलोग्राम है और ये फायर कर रहा है बुलेट को, तो गन के अंदर से क्या निकलता है, बुलेट। तो गन ने फोर्स लगाया बुलेट पर, और बुलेट किस पर फोर्स लगाएगा, गन पर। तो जब गन बुलेट पर फोर्स लगाएगा तो रिएक्शन में गन भी किस पर फोर्स लगाएगा, आई एम सॉरी, गन बुलेट पर लगाएगा तो बुलेट किस पर लगाएगा, गन पर। और फिर गन हमारे कंधे पर फोर्स लगाएगा तो कंधा उसको अपोज करके रोकने की कोशिश करेगा, अगर रोक नहीं पाएगा तो गिर जाएगा। तो हम कितना फोर्स लगाएं कि इसको पोजीशन में रख पाएं, तो जितना फोर्स गन लगा रहा है किस पर, बुलेट्स पर, तो बुलेट्स तो आगे बढ़ गए, फिर बुलेट्स भी फोर्स लगाएगा किस पर, गन पर, और गन फोर्स किस पर लगाएगा, कंधे पर। तो जितना फोर्स बुलेट पर लगा, हम अपने आप को बैलेंस अगर करना चाहते हैं तो उतना फोर्स हमको लगा के रोकना पड़ेगा। देखिए तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m इंटू वी माइनस यू बाई टी,
है ना। अब देखिए मास है हमारा, बुलेट पर जितना फोर्स लगेगा बुलेट्स पर उतना ही फोर्स बुलेट्स के द्वारा गन पर फोर्स लगेगा। तो गन का फोर्स नहीं हमको पता है, मतलब हमको किसके बारे में पता है, बुलेट्स के बारे में। तो बुलेट पर जितना फोर्स लगेगा अपने आप हमको गन पर फोर्स निकल जाएगा। जितना फोर्स बुलेट के द्वारा गन के द्वारा बुलेट्स पर लगेगा उतना ही फोर्स बुलेट्स के द्वारा भी किस पर लगेगा, गन पर। तो हम बुलेट पर लगा फोर्स निकाल लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा फोर्स निकल जाएगा बुलेट्स के द्वारा गन पर। हम निकाल रहे हैं गन के द्वारा बुलेट्स पर, मतलब बुलेट्स पर कितना फोर्स लग रहा है ऑटोमेटिकली निकल जाएगा बुलेट्स के द्वारा गन पर, और गन के द्वारा फिर कंधे पर, और कंधा कितना फोर्स लगाएगा बैलेंस होगा वही फोर्स हो जाएगा। समझ आ जाएगा आपको। देखिए 35 ग्राम मतलब 35/1000, लेकिन कितना सारा 400 बुलेट्स, है ना। टाइम कितना 60 सेकेंड्स, क्योंकि पर मिनट बोला है तो यहाँ पे टाइम 60 सेकेंड्स। फाइनली वेलोसिटी कितनी है, आई एम सॉरी, बुलेट्स पर मिनट विद स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकंड। इनिशियली रुका हुआ बिल्कुल सही है, u0, फाइनली कितना 400। सिंपल। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए बुलेट्स कितने सारे निकल रहे हैं हर मिनट में 400, तो हम यहाँ टाइम लिख दिया 60, क्योंकि 400 बुलेट्स पर सेकंड निकालना है। तो यहाँ पे टाइम कितना निकाल लिया, टाइम लिख दिया 60, हाँ टाइम 60 पुट कर दिया। 400 बुलेट्स है, एक बुलेट का मास 35 ग्राम है, 1000 से डिवाइड किया तो किलोग्राम में निकल गया। 400 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हर मिनट पे 400 निकल रहा है। टाइम चूंकि मिनट में लिया तो यहाँ सेकंड में बदल दिया, 60 सेकंड्स हो गया। इतनी बात समझ, क्योंकि ऐसा यूनिट में आंसर लेना है। तो 2 0 2 0 कैंसिल, 5 7 35, 5 12 60, है ना। 4 3 12, 7 गुना 400/30, 0 0 कैंसिल, 7 चौक 28, 280/3, 3 9 27, 1 0 3 3 93.3 न्यूटन अप्रॉक्स। मतलब इतना फोर्स गन के द्वारा बुलेट्स पर लग रहा है, तो बुलेट भी उतना ही फोर्स गन पर लगा रहा है, गन कंधे पर लगा रहा है, कंधा बैलेंस करने के लिए 93.3 न्यूटन फोर्स लगाएगा, जिससे हम अपने पोजीशन में रह सकते हैं, है ना। गन चला के देख लीजिएगा, सारी बातें समझ आ जाएंगी। फिर मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा, आपकी मर्जी है। 2017 के दूसरे क्वेश्चन में आ रहे हैं। क्या कहा है दूसरा क्वेश्चन, ये कह रहा है इन अ टग ऑफ वार a 100 kilogram mass is hanged. A 100 kilogram mass is hanged from the midpoint of the road. From the midpoint of the rope. The force that each side should exert to the force that each side should exert to make the rope horizontal again is ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है 980 न्यूटन्स, दूसरा है हमारा 9800/2 न्यूटन्स, पता नहीं ऐसा क्यों लिखा है, 9800 न्यूटन्स, और डी है हमारा इन्फिनिटी। कितना प्यारा क्वेश्चन है, ऑप्शन इन्फिनिटी भी है। इन टग ऑफ वार 100 किलोग्राम, मतलब ये टग ऑफ वार है, इधर से कोई खींच रहा है, इधर से कोई खींच रहा है ना। ये हॉरिजॉन्टल पहले से है, दोनों तरफ से इसको खींचा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे 100 किलोग्राम का कुछ मास हैंग कर दिया गया। कितना किलोग्राम का, 100 किलोग्राम का मास नीचे हैंग किया हुआ है। तो अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है द फोर्स दैट ईच साइड शुड एक्सर्ट टू मेक द रोप हॉरिजॉन्टल, मतलब इधर जो फोर्स लगेगा, कौन फोर्स लगाएगा बताइए, रस्सी फोर्स लगाएगा। रस्सी फोर्स किधर लगाएगा रस्सी फोर्स हॉराइजन, द फोर्स दैट ईच साइड शुड एक्सर्ट टू मेक द रोप हॉराइजॉन्टल, है ना। अब बताइए इस 100 किलोग्राम के बॉडी को बैलेंस करने के लिए फोर्स किधर लगाना पड़ेगा हमको, वर्टिकली अप, और हम फोर्स किधर लगा रहे हैं, हॉराइजॉन्टल में। तो याद रहे कोई भी फोर्स हो या कोई वेक्टर क्वांटिटी हो, उसका 90 डिग्री में जो कंपोनेंट होता है वो जीरो होता है। ये बात आप क्या समझ पाएंगे, जैसे मैं इस कलम को छोड़ूं, किधर गिर रहा है, नीचे की तरफ, तो अर्थ किधर फोर्स लगा रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो इसमें जो भी चेंज आएगा इस फोर्स की वजह से, वो सिर्फ उसी डायरेक्शन में आएगा, उसके 90 डिग्री में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब हॉराइजॉन्टली कोई चेंज नहीं आएगा। अभी आप याद रख लें, बाद में समझेंगे वेक्टर जब पढ़ेंगे, कि 90 डिग्री में कंपोनेंट जीरो होता है,
फोर्स लग रहा है हॉराइजॉन्टल और चेंज लाना है वर्टिकल, क्योंकि 100 किलोग्राम का जो वेट है नीचे की तरफ उसको बैलेंस करने के लिए एग्जैक्टली उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वर्टिकली ऊपर फोर्स लगाना होगा, लेकिन फोर्स तो हम लगा रहे हैं हॉराइजॉन्टल, तो हॉराइजॉन्टल का कोई कंपोनेंट 90 डिग्री में कितना मिलेगा, 0। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि फोर्स लग रहा है हॉराइजॉन्टल और चेंज लाना है, मतलब जो हम बैलेंस करना है वो वर्टिकली बैलेंस करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप जितनों फोर्स लगा दें वो बैलेंस नहीं होगा, तो आंसर इन्फिनिटी होगा। ये ज़्यादा समझ आएगा जब आप वेक्टर समझेंगे, है ना। फोर्स लग रहा है हॉराइजॉन्टल और बैलेंस करना है वर्टिकल वाले फोर्स को, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए, सिंपल सी बात। हो सकता है बात ना समझ आए, लेकिन धीरे धीरे बात आपको हजम हो जाएगी। तो 2017 एंड होता है, अब आते हैं 2018 में। तो 2018 में जो क्वेश्चन है पहला, और 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, 2018 में 2 क्वेश्चन पूछा है। हाउ मच मोमेंटम है ना, will a dumbbell of mass 10 kilogram transfer to the floor if it falls from a height of 80 सेंटीमीटर, और कहा है जी का मान आप ले लें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शंस लिखे हुए हैं, थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ। ये है हमारा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दूसरा है 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 80 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कोई बात नहीं, कितना ऊपर से गिर रहा है बताइए, 80 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, इसको 100 से डिवाइड कीजिए तो 0.8 मीटर आ जाएगा। आपको पता होगा ऊपर जाए नीचे आए जो भी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ऊपर की तरफ हम मान लेते हैं पॉजिटिव है, या नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लें, तो ऊपर पॉजिटिव मानेंगे तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ये इसको छोड़ेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 है ना, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। फाइनली v स्क्वायर v, u स्क्वायर, u हमारा 0, 2 एक्सेलरेशन कितना 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0.8, और 10 भी निगेटिव और 0.8 भी निगेटिव, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अगर 10 पॉजिटिव लेते तो ये भी पॉजिटिव 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 होता, सिंपल सी बात है। तो v स्क्वायर कितना हुआ 8 दूना 16 कितना 16, तो v आ गया हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा, वैसे हम निगेटिव लेंगे यहाँ पे, क्यों, चूंकि ऊपर को हम पॉजिटिव माने हैं। लेकिन हमें निकालना है मोमेंटम, बस ऐसे ही। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। फाइनली यहाँ पे कितना पे हिट करेगा उसका मोमेंटम कितना होगा, तो मास है हमारा कितना, मास है 10 किलोग्राम, और वेलोसिटी कितना 4 नीचे की तरफ, ऐसे 4 लिख दे जैसे क्या 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किधर होगा नीचे की तरफ यहाँ से, बट सिर्फ मैग्नीट्यूड में आंसर लिखा है, तो आंसर होगा 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। उतना ट्रांसफर हो जाएगा मोमेंटम, किसको, फ्लोर को। ओके बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, समझ, आसान क्वेश्चन था, थोड़ा मैं रफ वे में बनाया, आपको समझ आ ही गया होगा, आप काफ़ी अच्छे बच्चे। तो 2018 का दूसरा क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए हमारा, है ना, वो है, क्या क्वेश्चन है बच्चों, ये है, अ फोर्स एक्ट्स फॉर 10 सेकेंड, अ फोर्स एक्ट्स फॉर 10 seconds on a body of mass, 10 पे पावर नेगेटिव 2 किलोग्राम, इनिशियली एट रेस्ट, मतलब इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। आफ्टर विच द फोर्स सीजेज टू एक्ट, उसके बाद फोर्स को लगाना बंद कर दिए। जब फोर्स लगाना बंद कर देंगे तो क्योंकि इसी फोर्स का डिस्कशन है, मतलब नेट फोर्स अब 0 हो गया, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी। उसके बाद द बॉडी बोला है द बॉडी ट्रैवर्सेस 0.5 मीटर इन 5 seconds। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ऑप्शन है 9.8 न्यूटन्स, दूसरा है 98 न्यूटन्स, तीसरा है 10 पे पावर -2 न्यूटन्स, या 10⁻⁴ न्यूटन्स। चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है भाई। एक फोर्स है 10 सेकंड लग रहा है, बॉडी ऑफ मास कितना, मास है हमारा 10 पे पावर -2 किलोग्राम, है ना, और 10 सेकंड तक लग रहा है।
तो टाइम हमारा कितना सेकंड है, 10 सेकंड। इनिशियली रेस्ट में तो इनिशियल वाले 0। फाइनली सुनिए, जब 10 सेकंड तक फोर्स लगेगा, लगते 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 फाइनली 10 सेकंड के बाद फोर्स लगाना बंद हो गया, तो जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रहेगी। वो वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। और फाइनल वेलोसिटी कैसे निकलेगी, क्योंकि जब फोर्स लगना बंद हो गया तो कितना चला, 0.5 मीटर, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, वही उसकी फाइनल वेलोसिटी हुई होगी, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकलेगा, 0.5 मीटर बटे 5 सेकंड, दैट इज 0.1 मीटर पर सेकंड, या कहें 1/10 मीटर पर सेकंड, दैट इज 10 पे पावर -1 मीटर पर सेकंड। पहले से निकाल दिया ना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है हमारा 10 पे पावर -2, एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू बाई टी, है ना। एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन अलग से निकाल लेते हैं, v माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 10 पे पावर -1, इनिशियली कितना है 0, और टाइम कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 पे पावर -1 माइनस 0, 1 है, नीचे 10 पे पावर 1, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये होगा 10 पे पावर -1 क्या होगा, 10 पे पावर -2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इतनी बात तो आपको समझ आ ही गई होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, यहाँ समझिए, v माइनस यू बाई टी, वी 10 पे -1 -0 बटे टाइम 10, 10 -1 बाई 10, 10 पे -1 -2 हो गया, और एक्सेलरेशन 10 पे पावर -2, आंसर क्या होगा, 10 पे पावर -4 न्यूटन्स। ऑप्शन डी करेक्ट। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी, नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं 10 सेकंड के बाद फोर्स लगना बंद हो गया, तो जो वेलोसिटी है वही तो कंटिन्यू होगी ना, और कह रहा है कि 10 सेकंड के बाद 0.5 मीटर 5 सेकंड में चला, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और वही हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी। इनिशियली तो 0 है, वहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल लिया, और मास गिवन है, टाइम गिवन है, सब निकल गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे सारे जो डिस्कशंस हैं किए हुए वीडियो में सारा समझ आया होगा, काफ़ी आप इंजॉय किए होंगे। मिलते हैं फिर इसी तरह के सॉल्यूशंस को लेकर या किसी और तरह के वीडियोज़ को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।